Headlines presented by पतंजलि गोनाइल पवित्र गौमूत्र अर्क एवं एंटीबैक्टीरियल जड़ी बूटियों से निर्मित। उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस लेजिस्लेचर पार्टी के लीडर मुंतखब। कांग्रेस से बातचीत के बाद होगा वजीर आला के नाम का ऐलान। 4 मुंतखब आजाद उम्मीदवारों की नेशनल कॉन्फ्रेंस मीटिंग में शिरकत करके हिमायत का ऐलान। अवाम के मसाइल का इजाला है अव्वलीन तरजीह। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान। कहा 370 को वापस लाने में लगेगा वक्त। मरकज को करनी चाहिए नई हुकूमत की पूरी मदद। जम्मू कश्मीर है मुल्क का ताज। नेशनल कॉन्फ्रेंस के 9 मुंतखब मेंबरान ने दिया पार्टी को मिले मैंडेट को तारीखी करार। कहा चैलेंज बहुत है मगर लोगों की तवक्कुआत पर पूरा उतरने की करेंगे कोशिश। कहा पार्टी के मंशूर को पूरी तरह लागू करने की होगी भरपूर कोशिश। रियासती हैसियत की बहाली होगा नई हुकूमत का पहला काम। AICC जनरल सेक्रेटरी GA मीर का बयान। कहा NC और कांग्रेस करेंगे जल्द ही कलमदानों की तकसीम के बारे में इत्तिफाक राय पैदा। PDP लीडर इल्तिजा मुफ्ती ने लगाए नेशनल कॉन्फ्रेंस पर संगीन इल्जाम। जनूबी कश्मीर में PDP कारकुनों और अमला को निशाना बनाने का इल्जाम। कहा गुंडों की तरह कर रहे हैं काम। इख्तिदार के नशे में नेशनल कॉन्फ्रेंस। कोलगाम के बिचरू और तारिगाम इलाकों में झड़पें। चंद अफराद के जख्मी होने की खबर। CPIM और ममनुआ जमात इस्लामी की एक दूसरे पर इल्जाम तराशी। जांच का किया गया मुतालबा। दोनों इलाकों में अब हालात मामूल पर। वालिद ने दिया है ईमानदारी से काम करने का सबक। किश्तवाड़ से 9 मुंतखब BJP रुकने असेंबली शगुन परिहार का बयान। दहशतगर्दों ने किया था शगुन के वालिद और चचा का कत्ल। NC के सज्जाद किचलू को दी है शिकस्त। BJP और RSS की झूठी सियासत। जुल्म जबर और लोगों के हुकूक की पामाली से लोग मुतासिर। वागुरा किरीरी से कांग्रेस के कामयाब उम्मीदवार इरफान हफीज लोन का इल्जाम। कहा लोगों के हुकूक की लड़ेंगे लड़ाई। सिक्योरिटी फोर्सेज ने टाला एक बड़ा मुमकिन हादसा। IED का बरवक्त पता लगाकर किया गया तबाह। हंदवाड़ा बारामुल्ला हाईवे पर ठोकरपुरा के मकाम पर बरामद हुई थी IED। नौगाम शांगस में फौजी जवान हिलाल अहमद के कत्ल के खिलाफ एहतजाज। नमाज जनाजा में सैकड़ों लोगों की शिरकत। कमांडर 2 सेक्टर RR DIG जनूबी कश्मीर SSP अनंतनाग और दीगर आला सिक्योरिटी हुक्काम थे मौजूद। पोलो ग्राउंड श्रीनगर में रेस अक्रॉस इंडिया के दूसरे एडिशन का इनेकाद। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू थे मौजूद। केन्या और पोलैंड के शुरका के अलावा मुल्क भर से शुरका ने लिया हिस्सा। presented by पतंजलि गोनाइल पवित्र गौमूत्र अर्क एवं एंटीबैक्टीरियल जड़ी बूटियों से निर्मित। आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की अहम मीटिंग मुनक्किद हुई। पार्टी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला को NC लेजिस्लेचर पार्टी का लीडर मुंतखब किया गया। CM के ओहदे पर हतमी फैसला कांग्रेस इत्तेहाद पार्टनर से मुलाकात के बाद किया जाएगा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने तस्दीक की कि उमर अब्दुल्ला को मुत्तफिका तौर पर NC लेजिस्लेचर पार्टी का लीडर मुंतखब कर लिया गया है। NC कांग्रेस की मीटिंग आज होने का इम्कान है। दोनों पार्टियां मिलकर कल LG मनोज सिन्हा से मुलाकात करेंगी और हुकूमत साजी का दावा पेश करेंगी। मीटिंग के हवाले से जो फैसला हुआ वो आप जानते हो। नेशनल कॉन्फ्रेंस की लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग हुई। लेजिस्लेटिव पार्टी ने अपने लीडर का फैसला किया और मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लेजिस्लेटर्स का दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझ पे एतमाद जताया, मुझ पे भरोसा किया और मुझे एक मौका दिया कि मैं राजभवन जाके
गवर्नर साहब से हुकूमत बनाने का दावा करूं। अब फिलहाल कांग्रेस से बातचीत चल रही है ताकि उनका सपोर्ट जो है वो मिले, लेकिन फिलहाल 4 इंडिपेंडेंट एमएलए जो जीत के आए हैं उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपना सपोर्ट जो है वो दे दिया है। तो अब नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो स्ट्रेंथ है वो 42 प्लस 4 इंडिपेंडेंट्स, सो 46। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्लाह ने कहा है कि आवाम के मसाइल का इज़ाला अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने कहा कि 370 को वापस लाने में वक्त लगेगा। उन्होंने कहा कि मरकज़ को नई हुकूमत की पूरी मदद करनी चाहिए क्योंकि ये खित्ता मुल्क का ताज है। उन्होंने कहा कि ये रियासत बहुत अहम है और 2 एटमी ताकतों के साथ लगी है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि इस रियासत को आगे बढ़ाना जरूरी है। लोगों के मुश्किलात को दूर करना सबसे पहला सर है, वो बहुत जरूरी है। यहाँ बेकारी है, बदहाली है, हर तरफ से मुश्किलात है, इनको दूर करना है। और हम उम्मीद करते हैं कि मरकज हमारे साथ सही सलूक करेगा, हमारा स्टेटहुड आएगा और उसके साथ साथ हमें हर चीज में मदद करेंगे क्योंकि ये हिंदुस्तान का ताज है। 370 का टाइम लगा क्योंकि यू हैव टू गो टू द कोर्ट्स एंड थिंग्स लाइक दैट। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज स्टेटहुड, जिससे कि आप काम कर सकें। देखिए, आज उमर साहब को लीडर बनाया है, कांग्रेस से बात करेंगे। उसके बाद ये जब शपथ ग्रहण होगा, किस दिन होगा उसका फैसला होगा। उसके पहले काबीना का मंत्री बनेंगे क्योंकि अभी यूटी है, यूटी में हमारी उतने मिनिस्टर बना नहीं सकते। जो स्टेटहुड बढ़ेगा तो वो जो है मिनिस्टरों की तादाद और बढ़ जाएगी। ये रियासत एटॉमिक पावर्स के साथ लगती है, वो पाकिस्तान हो वो चीन हो। बहुत ज़रूरी है कि मरकज़ इसको समझे और जितनी मदद हमारी कर सके इस रियासत को आगे चलाने के लिए, यहाँ के लोगों की मुश्किलें दूर करने के लिए, उसके लिए मुझे उम्मीद है कि वो भरपूर हमें मदद करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई नौमुंतखब मेंबरान ने पार्टी को मिले मैंडेट को तारीखी करार दिया है। न्यूज़ 18 से बात करते हुए उन्होंने कहा कि चैलेंज बहुत है मगर वो लोगों की तवक्कुआत पर पूरा उतरने और पार्टी के मंशूर को पूरी तरह लागू करने की भरपूर कोशिश करेंगे। कितना बड़ा चैलेंज है, मैंडेट फुल है आपको, लेकिन चैलेंज तो है, चैलेंज तो बहुत बड़ा है क्योंकि लोगों को बहुत उम्मीदें हैं, लोगों को बहुत एक्सपेक्टेशन है। लोगों ने 10 बरसों में बहुत परेशानियां देखी हैं, चाहे वो बेरोज़गारी की बात हो, 370 हटाने की बात हो, 35A को ख़त्म करने की बात हो, आपका रोज़गार छीनने की बात हो, रियासत जो हमारी एक पुरानी रियासत जम्मू कश्मीर थी उसको 2 हिस्सों में तकसीम करने की बात हो, डेवलपमेंट ना होने की बात हो, लोगों की बात ना सुनने की बात हो, लोग जो नौजवान जेलों में हैं उसकी बात हो। चैलेंजेस तो बहुत है लेकिन इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे और हमें यकीन है कि लोग भी हमें बिल्कुल साथ देंगे, हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे। लोगों ने पार्टिसिपेट किया, इसीलिए पार्टिसिपेट किया कि लोग चाहते थे कि यहाँ पे जो उनके मसले और मुतालबात थे, जो उनको सफ़र किया मतलब उनको ह्यूमिलेट किया जाता था, उसको वो वक़ार हासिल करने के लिए लोगों ने आज सपोर्ट किया। लोगों ने वोट दिया एक पार्टी को, वो है नेशनल कॉन्फ्रेंस। और इंशाल्लाह रहमान हम खरे उतरेंगे, इंशाल्लाह उनके जो मसले और मुतालबात है वो इन पर खरे उतरेंगे, इंशाल्लाह हम उनके काम करेंगे। सर एजेंडा क्या रहेगा जो नई गवर्नमेंट का? सबसे पहला बस यही आवामी मैंडेट को हमें रेस्पेक्ट करना है। जो लोगों ने 70 के बाद इतना बड़ा मैंडेट दे दिया, दिस वेरी इंपॉर्टेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी। स्टेटहुड रहेगा, स्टेटहुड रहेंगे, वो तो प्राइम मिनिस्टर ने वादा किया है और कैसे हो सकता है। में जा रहे हैं, कितना बड़ा मैंडेट, एक्सपेक्टेशन भी बहुत है। बिल्कुल लोगों के एक्सपेक्टेशंस है, जब ये लोगों के एक्सपेक्टेशंस है नेशनल कॉन्फ्रेंस, इसीलिए तो उन्होंने मैंडेट दिया है। तो हम लोगों के बड़े मशकूर है और इंशाल्लाह हमारी उम्मीद होगी, अल्लाह ताला से भी दुआ मांगेंगे कि जो लोगों के एक्सपेक्टेशंस हैं उन पे हम खरे उतरेंगे। जो हमारा इलेक्शन मैनिफेस्टो है उस मैनिफेस्टो को विद लेटर एंड स्पिरिट हम इंशाल्लाह ग्राउंड में इंप्लीमेंट करेंगे। एजेंडा क्या रहेगा? क्या स्टेटहुड रहेगा? लोगों के बहुत सारी आशाएं हैं, जैसे एम्प्लॉयमेंट के हवाले से बात ही है, क्या क्या रहेगा? देखिए, हमने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में वो सारी बातों का जिक्र किया है कि जो हम लोगों के लिए कर रहे हैं। तो इसमें हम कर रहे हैं कि जो हमने वादे किए हैं लोगों के साथ, उन वादों को हम इंशाल्लाह रहमान पूरा करेंगे। हमारे साथ अभी अल्ताफ कल्लू जुड़े हुए हैं जिन्होंने पहलगाम से बड़े मार्जिन से जीता है। बात करते हैं, अल्ताफ साहब कैसा रहा? बहुत ही अच्छा रहा। हम पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों के बहुत शुक्रगुजार हैं
जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक थैम्पिंग मेजॉरिटी दे दी। और बिलखुसूस मैं डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग की बात करूंगा, साथ में साथ हमें मिले और वो भी ह्यूज मार्जिन से। चैलेंजेस क्या नहीं रहेंगे, सवाल ये है, सवाल ये नहीं है कि चैलेंजेस क्या रहेंगे। ये एक ऐसा ढांचा मिला है आपको जिसकी सियासत ख़त्म हो गई है, जिसकी इक़्तिसादी हालत ख़त्म हो गई है, लोगों को शिद्दत से दुख और धोखे का एहसास है। तो इन हालात में जब आप किसी रियासत या यूनियन टेरिटरी के उसकी ज़िम्मेदारी कबूल करते हैं या आपको अल्लाह ताला इसकी ज़िम्मेदारी सौंपता है, तो चैलेंजेस तो बहुत होते हैं। लोगों के जो ये हम पर एतमाद लोगों ने किया है, ये गैर मामूली एतमाद है और इसमें हम तवक्का रखते हैं कि जहां उमर साहब अपनी सलाहियतों को भरपूर तरीके से इस्तेमाल करेंगे, वहां जो एमएलए हैं वो भी अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी जे मीर ने उमर अब्दुल्ला को कानून साज कमेटी का लीडर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। मीर ने कहा कि जम्मू कश्मीर की नई तश्कील शुदा हुकूमत का पहला काम जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत की बहाली होगी। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को इस सिलसिले में अपना वादा याद रखना चाहिए और बेहतर होता कि वज़ीर-ए-आज़म हुकूमत की तश्कील से पहले रियासत का दर्जा देने का ऐलान करते। मीर ने कहा कि जल्द ही एनसी और कांग्रेस कलमदारों की तकसीम के बारे में इत्तेफाक राय पैदा करेंगे। मीर डूरू के इलाकों में मुख्तलिफ रोड शो से खिताब कर रहे थे। मीर ने लोगों का शुक्रिया अदा किया। देखिए, सबसे पहले तो लोगों का शुक्रिया, जम्मू कश्मीर के लोगों का, जो एक स्ट्रांग क्लियर कट मैंडेट दिया और जो हमारा एजेंडा था वो लोगों को पसंद आया और वही वक्त की ज़रूरत थी, उसके लिए अवाम का शुक्रिया। उसके बाद जो कोलिशन है और कोलिशन का बड़ा पार्टनर है, अगर आपके हिसाब से उनने उमर साहब को लीडर मुंतखब किया तो मेरी तरफ से उमर साहब को और पूरी नेशनल कॉन्फ्रेंस को बधाई और मुबारकबाद। और उसके बाद जो तीसरा मरहला आएगा, कोलिशन बैठेगा, अपना डिज़ाइन बनाएगा और ओथ सेरेमनी के लिए गवर्नर को रुजू हो जाएगा। जो टाइम और डेट फिक्स होगा तो उस वक्त जितना जल्द हो सके तो काबीना का फॉर्मेशन बनेगा। काबीना फार्म हो जाएगा तो पहला मकसद ही होगा कि हम पूरे जम्मू कश्मीर अवाम की तरफ से प्राइम मिनिस्टर को अपना याददाश्त भेजेंगे कि आपकी कमिटमेंट है। आपने चुनाव के दरमियान कहा, आपने फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट में कहा कि मैं स्टेट को रेस्टोर करूंगा इलेक्शन के बाद। अब इलेक्शन हो चुके हैं, नुमाइंदे क्लियर हो चुके हैं। जितना जल्द हो सके स्टेट को रेस्टोर करना चाहिए ताकि नुमाइंदे, चाहे वो किसी पार्टी से चुन के आए, एमएलए चुन के आए, उनके कुछ इख्तियारात हो, वो अपने लोगों के कामों को आगे बढ़ा सके। तो ये मेरी पहली अपील होगी देश के प्राइम मिनिस्टर। जम्मू में एनसी हेडक्वार्टर में इस वक्त जश्न का आगाज हो गया जब उमर अब्दुल्ला को एनसी लेजिस्लेचर पार्टी का लीडर मुंतखब किया गया। एनसी कायदीन और कारकुनों ने एक दूसरे को मिठाइयां तकसीम की। सीनियर एनसी लीडर शेख बशीर ने कहा कि उमर अब्दुल्ला दोनों खित्तों यानी जम्मू और कश्मीर के लोगों के साथ मसावी इंसाफ करेंगे और बीजेपी लीडरों के बरक्स नहीं जो सिर्फ जम्मू जम्मू जैसे नारे लगाते हैं। 8 तारीख से हम खुशियां ही मना रहे हैं और आज खुशी बड़ी है कि लेजिस्लेचर पार्टी ने उमर साहब को लीडर ऑफ द हाउस चुना है और कांग्रेस के साथ बातचीत करके मुझे लगता है कि आने वाले एक आध दिन में वो एलजी को पास जाके गवर्नमेंट फॉर्मेशन की बात करेंगे। 10 साल के बाद चुनाव हुए हैं, लोगों ने वोट दिया है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि लोगों ने जो भरोसा नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर रखा है, उस भरोसे के ऊपर नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरी उतरेगी और जो मैंडेट लोगों ने दिया है, जिसको भी बनाया है क्या नाम है एमएलए, उसकी हम कदर करेंगे और आने वाले वक्त में उनको कोई शिकायत नहीं होगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस हर एक के साथ इंसाफ करेगा, जैसे पास्ट में भी किया है और आज भी करेंगे। और वक्त के साथ आज के जो 10 साल हैं वो बड़े मुश्किल तरीन 10 साल निकले हैं। लोगों को भी खुशी है और हम उस खुशी की कदर भी करते हैं और समझते हैं कि लोगों को उस मुश्किल से निकालना है। पीडीपी लीडर इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि सियासत में हार और जीत का सिलसिला चलता रहेगा। मुफ्ती ने कहा कि एनसी कहती कुछ है और करती कुछ और है।
एनसी की जानिब से अपना मौक़िफ़ 370 से बदलकर स्टेटहुड करने पर इल्तिजा ने कहा कि उमर ने कहा था कि वो इलेक्शन भी नहीं लड़ेंगे, लेकिन फिर 2 सीटों से इलेक्शन लड़ा। उन्होंने कहा कि नई हुकूमत के पास सिर्फ 9 कलमदान होंगे। उन्होंने कहा कि हमें बेइख्तियार कर दिया गया है। अभी यहाँ से पीडीपी आगे कहाँ? आगे बहुत अभी आगे जाना है। एंड आई फील कि ये साइकिल्स चलती रहती हैं, जमातें आती हैं, दे विन इलेक्शंस, दे लूज इलेक्शंस। अगर आप हर एक इलेक्शन जीतेंगे तो ऑपोजिशन में एक ही पार्टी बैठेगी क्या? कभी कभी आपको भी ऑपोजिशन में बैठना है। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट एंड वी टेक दिस चैलेंज हेड्स ऑन। उमर अब्दुल्ला से कल हम लोगों ने एक सवाल किया, कहा कि क्या पीडीपी जो है यहाँ पे इरेलेवेंट होगी? उन्होंने कहा बिल्कुल भी नहीं, कोई पॉलिटिकल पार्टी इरेलेवेंट नहीं होती है, भले उन्होंने इस बार बड़े मार्जिन से ना जीता हो या बड़ी सीट्स ना आई हो। चलिए, ये तो अच्छी बात बोली, लेकिन रियलिटी ये है कि उनके जो अपने एमएलएज हैं वो लूट खसूट का माहौल कर रहे हैं, गुंडा राज कर रहे हैं, एंड उमर साहब अनफॉर्चुनेटली इज नॉट डूइंग एनीथिंग अबाउट इट। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन व्हाट दे आर सेइंग एंड व्हाट दे आर एक्चुअली प्रैक्टिसिंग। एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग कि कहीं ना कहीं पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के बीच ही एनसी और बीजेपी जो है इनकी साठगांठ हुई थी। क्या बोलें, वो तो यही आपको बताएंगे। इनने तो यहाँ बहुत प्रोपेगेंडा चलाया पीडीपी के अगेंस्ट। नाउ पीपल विल सी हु दे आर विद। लास्ट क्वेश्चन, परसों जब जीत दर्ज की नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, उन्होंने अपना गोल पोस्ट जो है चेंज कर दिया। 370 को लेकर बात नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं स्टेटहुड ज़्यादा बड़ी प्रायोरिटी है। आप बहुत अक्लमंद हैं माशाल्लाह। अक्लमंद को इशारा ही काफ़ी है। यू नो कि उनने तो कहा था वो इलेक्शन लड़ेंगे भी नहीं, फिर 2 जगहों से लड़ा। सो आई एक्सपेक्टेड दिस पर्सनली। सो बट वी हैव टू गिव देम टाइम। अभी वो इलेक्ट हुए हैं, लेट्स सी कैसा काम करते हैं। वी आर गोइंग टू बी अ कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन, वी विल नॉट क्रिटिसाइज जस्ट फॉर द हेक ऑफ क्रिटिसाइजिंग। और कोई भी काउंसिल अब जो सीएम लीड करेंगे बहुत छोटा रहेगा, सिर्फ 9 पोर्टफोलियोज मिलेंगे इसमें। जी, क्या बोले, हमें डिसएम्पावर किया है। सो इट्स वेरी सैड बट दिस इज द ट्रूथ, वी हैव टू फेस द रियलिटी। थैंक यू। तो आपने सुना, इल्तिजा मुफ्ती जो है कहीं ना कहीं इन्होंने क्लियर इंडिकेशन दी है कि एनसी जो है उनकी करनी कुछ और है, उनकी कहनी कुछ और है। क्योंकि आज से 30-40 साल पहले जब पूर्ण बहुमत से यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत के आया था, तब भी उन्होंने इसी तरीके के टैक्टिक्स खेले थे। आने वाले दिनों में अब किस तरीके से जो पीडीपी है, जिनको महज 3 सीटें मिली थी, वो अपनी पार्टी को स्ट्रॉन्ग करेंगे और किस तरीके से एज अ स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन एनसी और कांग्रेस की तनकीद करेंगे, वो आने वाले दिनों में ही पता लगेगा। न्यूज़ 18 के लिए फिरोज वानी के साथ में सरोज कफील। इल्तिजा मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को हुकूमत बनाने पर मुबारकबाद दी। मुफ्ती ने सवाल किया कि क्या ये हुकूमत इसलिए बनाई गई है कि वो पीडीपी के कारकुनों को दबाना चाहती है। उन्होंने कहा कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस इनके कारकुनों को छूती है तो उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इल्तिजा ने इल्ज़ाम लगाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के बिजबिहाड़ा से एमएलए एक बड़े गुंडे की तरह काम कर रहे हैं। मुफ्ती ने कहा कि उनके कारकुन अस्पताल में हैं और उनके अमलाक की तोड़फोड़ की जा रही है। उन्होंने कहा कि इसी तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस कुलगाम, डीएचपुरा और जनूबी कश्मीर के दीगर इलाकों में भी ऐसा ही कर रही है। इल्तिजा ने कहा कि वो इलेक्शन हार गई हैं, मगर एनसी के खिलाफ उनकी लड़ाई जारी रहेगी। मुफ्ती ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इक़्तिदार के नशे में है। आपने कहा कि जीत के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो नशे में धुत है, और उसका कारण है कहीं ना कहीं जो इस वक्त हम ग्राउंड पे देख रहे हैं, स्पेशली साउथ कश्मीर में आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी सीइंग अ लॉट ऑफ हूलिगनिज्म हैपनिंग देयर। यस, एब्सोल्युटली। जो बिजबिहाड़ा के एमएलए हैं जिनको जुम्मा नहीं हुआ इलेक्ट होके, आप बिलीव नहीं करेंगे, वो इन रफियंस के साथ, गुंडों के साथ, अपने एनसी वर्कर्स के साथ जाके जब वो शीशे तोड़ रहे हैं पीडीपी वर्कर्स के, वो वहाँ खड़े हैं। एंड उनको जब पुलिस ने कहा कि आप कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं, ही हैज सेड कि मैं क्या करूँ, मैं अपने वर्कर्स को कंट्रोल कैसे करूँ। तो मुझे बताइए, अगर आप अपने वर्कर्स को कंट्रोल नहीं करेंगे तो किस पे आपका कंट्रोल है? ये तो आपकी बात मानेंगे। सो समवेयर गुंडा राज फिर से स्टार्ट हो गया। इनने यही खिड़म में किया 4 अप्रैल 1979 को, और आज जब इतने सालों बाद, 30-40 साल बाद, जब लोगों ने इनमें यकीन जताया, तो ये इसलिए अक्सरियत लाई है इनने, ताकि ये बाकी पार्टीज को तंग करें, अपना गुंडा राज करें, लूट खसूट करें। वी आर नॉट गोइंग टू अलाउ दिस टू हैपन। एंड व्हाट डू यू थिंक, अभी यहाँ से पीडीपी आगे कहाँ? आगे बहुत अभी आगे जाना है। एंड आई फील कि ये साइकिल्स चलती रहती हैं, जमातें आती हैं, दे विन इलेक्शंस, दे लूज इलेक्शंस। अगर आप हर एक इलेक्शन जीतेंगे तो ऑपोजिशन में एक ही पार्टी बैठेगी क्या? कभी कभी आपको भी ऑपोजिशन में बैठना है। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट एंड वी टेक दिस चैलेंज हेड्स ऑन। और यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए।
हरियाणा में बीजेपी ने की सरकार बनाने की तैयारी। 3 निर्दलीय विधायकों ने बीजेपी का किया समर्थन। देवेंद्र कादियान और राजेश चूंग और सावित्री जिंदल ने की बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल भड़ोली से मुलाकात। हरियाणा में नई सरकार के गठन की तैयारी। दिल्ली में पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा से मिले हरियाणा के कार्यवाहक सीएम नायब सिंह सैनी। मुलाकात के बाद बोले सभी आला कमान से की शिष्टाचार भेंट। चुनाव आयोग से मिलने के बाद भूपेंद्र हुड्डा का बयान, कहा सभी के लिए चौंकाने वाले नतीजे रहे। सभी एजेंसियां कह रही थी कांग्रेस जीतेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान, कहा बधाई के लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद, राज्य की बहाली में करे मदद। एलजी मनोज सिन्हा ने लोकतंत्र को सशक्त और मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाने के लिए लोगों का जताया आभार। चुनाव आयोग, पुलिस और फोर्स की सराहना, कहा हम जम्मू कश्मीर के विकास और लोगों के कल्याण के लिए मिलकर काम करेंगे। हरियाणा में बीजेपी ने की सरकार बनाने की तैयारी। 3 निर्दलीय विधायकों ने बीजेपी का किया समर्थन। देवेंद्र कादियान और राजेश चूंग और सावित्री जिंदल ने की बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल भड़ोली से मुलाकात। हरियाणा में नई सरकार के गठन की तैयारी। दिल्ली में पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा से मिले हरियाणा के कार्यवाहक सीएम नायब सिंह सैनी। मुलाकात के बाद बोले सभी आला कमान से की शिष्टाचार भेंट। चुनाव आयोग से मिलने के बाद भूपेंद्र हुड्डा का बयान, कहा सभी के लिए चौंकाने वाले नतीजे रहे। सभी एजेंसियां कह रही थी कांग्रेस जीतेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान, कहा बधाई के लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद, राज्य की बहाली में करे मदद। एलजी मनोज सिन्हा ने लोकतंत्र को सशक्त और मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाई। चलिए ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। कुलगाम के बचरू और तारीगाम इलाकों में कल शाम हालात उस वक्त कशीदा हो गए थे जब इंतखाबात की जीत का जश्न मनाते हुए सीपीआईएम और ममनुआ जमात इस्लामी के उम्मीदवार के हामियों के दरमियान झड़प हुई। इसमें कुछ नौजवानों के जख्मी होने की इत्तला है। इस दौरान पुलिस ने इन इलाकों में हालात मामूल पर लाने के लिए कार्रवाई की और लोगों से पुरअमन रहने की हिदायत दी। आज दिन भर दोनों इलाकों में पुलिस तैनात थी और अमन और कानून की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए गश्त बढ़ा दी गई। दोनों इलाकों में अब हालात पुरअमन हैं। कुलगाम कॉन्स्टिट्यूएंसी के बचरू और तारीगाम इलाकों में कल शाम 2 ग्रुपों के दरमियान तसादुम आराई हुई और इस दौरान कुछ नौजवानों के जख्मी होने की इतला है, जिन्हें पूरी तौर जो है अस्पतालों में मुंतकिल किया गया है इलाज मुआवजे के लिए। और इस दौरान पुलिस ने इलाकों का रुख किया और यहाँ पे अमन कानून की सूरत हाल को बरकरार रखने में पहल की और दोनों मकामात पे पुलिस तैनात की गई है। और इस दौरान जो यहाँ के मकामी लोग हैं, मकामी लोगों को भी संयम बरतने की अपील की गई है और उन्हें अमन कानून बरकरार रखने की जो है वो अपील की गई है। दोनों इलाकों में जो है पुलिस गश्त कर रही है। दोनों इलाकों में जो है पुलिस ने जो है अपनी टुकड़ियां जो है तैनात की है ताकि किसी भी इम्कानी गड़बड़ी से जो है वो निपटा जा सके। इलाकों में अमन जो है बिल्कुल बरकरार है। कल शाम से ही किसी भी गड़बड़ी की कोई इतला नहीं है। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, तारीगाम कुलगाम। बचरू और तारीगाम समेत कुछ इलाकों में 2 ग्रुपों के दरमियान झड़पों को लेकर सीपीआईएम ने कहा है कि उनकी पार्टी ने हमेशा अमन और कानून की सूरत हाल को बरकरार रखने में पहल की है। पार्टी के सीनियर लीडर मोहम्मद अब्बास राथर ने अपोजिशन पार्टी के हामियों पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि झगड़े की शुरुआत उन्होंने की और इसके लिए पुलिस ने केस दर्ज किया है। उन्होंने वाकई की तहकीकात का मुतालबा करते हुए कसूरवारों को सजा देने की मांग की। पुलिस में कंप्लेंट भी दर्ज की है, वो रिकॉर्ड में भी है। क्योंकि हम चाहते यही है कि हम आप लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में ना लें। ना हमारी ये पहचान है, ना आज तक हमने ये कभी किया है और ना आगे भी ऐसा कुछ होगा। अगर कोई गुंडागर्दी उधर से करेगा, यहाँ हम एक डेमोक्रेसी में है, जमहूरी मुल्क में है। यहाँ जमहूरी मुल्क में कानून है और कानून ही बालादस्त है। यहाँ पर अगर कहीं पे भी कोई इंडिसिप्लिन होगा तो हमें रिपोर्ट करना चाहिए पुलिस स्टेशन में, कंसर्न थाने में, और हमने वो रिपोर्ट वहाँ पर किया। पहले भी कहा, हमारे लीडर ने बार बार ये कहा कि हम अमन चाहते हैं और हम अमन के साथ ही हैं। हमारे लीडर ने असेंबली में
ऑन रिकॉर्ड ये है कि जितनी भी यहाँ पर कत्ल गैरत जितना भी हुआ उसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। हम कभी भी जांच पड़ताल को रोकने में नहीं आते हैं, हम चाहते हैं कि जांच पड़ताल होनी चाहिए। और उसके साथ साथ मेरी गुजारिश है, एक कमीशन बनाना चाहिए, सबकी जांच पड़ताल होनी चाहिए जितने भी किलिंग्स हुई। जम्मू कश्मीर के पैनल ने कहा है कि जमात अमन और जमहूरियत पर भरोसा रखती है और अमन में बिगाड़ने की इजाज़त किसी को नहीं दी जाएगी। बचरू और तारिगाम इलाकों में हुई झड़पों के हवाले से उन्होंने इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि जीतने वाली पार्टी के हामियों ने उनके हामियों को निशाना बनाने की कोशिश की। उन्होंने इसकी तहकीकात का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि ऐसे वाक़यात पर रोक लगनी चाहिए और कसूरवारों को सज़ा दी जानी चाहिए। पैनल के मेंबरान ने कहा कि पार्लियामेंट और असेंबली इंतखाबात के इनेकाद को लेकर वो काफ़ी इत्मीनान है और इसीलिए वो जमहूरियत के कदरों को मजबूत बनाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत इनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। मैं हुकूमत से और इस पैनल की तरफ से, इसके सरबराह की तरफ से हुकूमत से गुजारिश करूंगा, चाहे वो हुकूमत हिंद है, मरकज़ी हुकूमत है, या यहाँ के आज गवर्नर की हुकूमत है, या कल आने वाली हुकूमत है, कि वो ऐसे मामलों को पूरी तरह से नोटिस ले। ऐसे मामलात की जांच होनी चाहिए और यहाँ के अमन को बिगाड़ने नहीं दिया जाना चाहिए। हम ठीक तरह से जमहूरी राह पे चल रहे हैं, हम जमहूरी राह को पसंद भी करते हैं और अपने मसाइल, हर तरह के मसाइल जमहूरी तरीके से हल करने के लिए ही मैदान में हैं। हम हार और जीत को कोई अहमियत नहीं देते हैं, हम सिर्फ ये समझते हैं कि इसीलिए हमने एहतजाज किया था, आज तक हम वोट नहीं डालते थे कि जमहूरी तरीके से इलेक्शन यहाँ ठीक तरह से नहीं होते हैं। अब पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ, आज का असेंबली इलेक्शन हुआ, हमारी तरफ से कोई शिकायत इस बारे में नहीं है। इसलिए हम मुतमईन हैं कि जो भी नताइज सामने आए, हमें इन नताइज के बारे में कोई एतराज़, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। कुपवाड़ा जिले में असेंबली इंतखाबात में पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, अवामी इत्तेहाद पार्टी और पीडीपी ने एक सीट हासिल की। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन और अवामी इत्तेहाद पार्टी के सरबराह इंजीनियर रशीद के भाई शेख खुर्शीद बहुत कम वोटों से जीत हासिल करने में कामयाब हो गए। इन लीडरान का कहना है कि वो खुद परेशान हैं कि लोगों का फैसला इस तरह आया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर नासिर असलम मारी ने अपनी ये हार कबूल करते हुए कहा कि एक जायजा कमेटी तश्कील दी गई है। का रिजल्ट अभी तो आया है, इसको एनालाइज करने में थोड़ा टाइम लगेगा। बूथ वाइज हमें कहाँ कमी रही, ओवरऑल हमारी कहाँ कमी रही होगी, कोई कैंपेन में कहीं नहीं रही, कहीं अवामी राब्ते में कमी रही, या दूसरी पार्टी ज़्यादा मजबूत रही, सबका एनालाइज करने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। और जो यहाँ से जीत के गए हैं उनको भी मैं आपकी चैनल की तरफ से मुबारकबाद देना चाहता हूँ। वो मैंडेट हासिल करने में नाकामी जो सैलाब पार्लियामेंट के दौरान देखा गया, आखिर वजह क्या हुई, आप कहाँ नाकाम हुए? नहीं, आप खुद देख लीजिए, नाकाम हम नहीं हुए। हमने जो है लंगेट हमने रिटर्न की। आप दूसरी पार्टियों का भी देख लीजिए, मतलब एक डिफरेंट इलेक्शन जो है, मतलब हर इलेक्शन जो है डिफरेंट होता है। तो अगर हम देखेंगे, हम तो इस एंगल से भी देख सकते हैं कि हमने कामयाबी हासिल की, क्योंकि इस वक्त जो है हमने पार्टी जो है इस वक्त सेंट्रल कश्मीर में और साउथ कश्मीर में जो है हमने इस वक्त पार्टी लॉन्च की। एक अच्छा खासा वोट शेयर हमने वहाँ पे हासिल किया। जहाँ पिछली बार मैं यहाँ से चुनकर आया तो मैं हिंदुस्तान की सबसे एम्पावर्ड और पावरफुल असेंबली में था, और आज अनफॉर्चुनेटली जो 5 अगस्त को हुआ उसके बाद अब यहाँ से जो मैं सर्टिफिकेट लेकर जाऊँगा तो हिंदुस्तान की सबसे कमज़ोर असेंबली। थोड़ा शॉकिंग है, इवन जो यहाँ मार्जिन है वो शॉकिंग है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ जैसे लंगेट में है 100% नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर्स ने वहाँ इंजीनियर साहब के भाई की सपोर्ट की और उन्होंने इनकी यहाँ की। तो मैं फिर अपील करता हूँ नेशनल, आप कांग्रेस के जो वहाँ कैंडिडेट हैं उनसे पूछ लीजिए, मैंने सुना वो खुद बोल रहे हैं। और यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए।
हरियाणा में बीजेपी ने 21 सरकार बनाने की तैयारी। 3 निर्दलीय विधायकों ने बीजेपी का किया समर्थन। देवेंद्र कादियान और राजेश चून और सावित्री जिंदल ने की बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल भड़ोली से मुलाकात। हरियाणा में नई सरकार के गठन की तैयारी। दिल्ली में पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा से मिले हरियाणा के कार्यवाहक सीएम नायब सिंह सैनी। मुलाकात के बाद बोले सभी आला कमान से की शिष्टाचार भेंट। चुनाव आयोग से मिलने के बाद भूपेंद्र हुड्डा का बयान, कहा सभी के लिए चौंकाने वाले नतीजे रहे। सभी एजेंसियां कह रही थी कांग्रेस जीतेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान, कहा बधाई के लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद, राज्य की बहाली में करे मदद। एलजी मनोज सिन्हा ने लोकतंत्र को सशक्त और मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाने के लिए लोगों का जताया आभार। चुनाव आयोग, पुलिस और फोर्स की सराहना, कहा हम जम्मू कश्मीर के विकास और लोगों के कल्याण के लिए मिलकर काम करेंगे। हरियाणा में ब्रेक बाद आगे बढ़ेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर सुरेंद्र चौधरी ने राजौरी के नौशहरा असेंबली हलके से जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंदर रैना को 7,819 वोटों के फर्क से शिकस्त दी। चौधरी के हामियों ने कहा कि यह जीत आम लोगों की जीत है। चौधरी ने जोर देकर कहा कि इलेक्शन सियासी पार्टियों के दरमियान मुकाबले के बजाय सच और झूठ के दरमियान लड़ाई है। उन्होंने कहा कि रविंदर रैना को शिकस्त देना न सिर्फ उनकी कामयाबी है बल्कि लोगों का पैगाम है कि इनमें बीजेपी के खिलाफ गुस्सा है। नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी इस समय पूरे मुल्क के अंदर एक हॉट सीट बनी हुई थी और ये आज साबित होता है सुरेंद्र चौधरी जी ने अपने जो कार्य हैं उनसे ये साबित कर दिया है। पैसा और पावर उसके आगे अवाम जो है वो अवाम के आगे अवाम की जीत हुई है। बेरोजगार नौजवान की जीत हुई है। ये जो जीत है ये आम अवाम की है। ये पैसे और पावर के ऊपर सुरेंद्र चौधरी द्वारा किए हुए जो निष्ठा से किया हुआ कार्य था उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, ये जो बम्पर जीत मिली है। एक तरफ दिल्ली की हुकूमत थी, दूसरी तरफ सुरेंद्र चौधरी के साथ आम गरीब परिवार थे। तो ये जीत आप समझ सकते हैं कितना मायने रखती है। कि हाथ दिखलाती है कि जम्मू कश्मीर में जो भी फैसले यहाँ पे लिए गए वो जम्मू कश्मीर के विरोध में थे, हमारे बेरोजगार बच्चों के बेरोजगार में थे, हमारे बेरोजगार बच्चों के खिलाफ थे, हमारे किसानों के खिलाफ थे, हमारे छोटे व्यापारियों के खिलाफ थे। इसलिए ये जो फैसला आज जो हार हुई है ये बीजेपी का 370 तोड़ना और स्टेट को तोड़ के यूटी बनाना, चौधरी के लोगों ने उनके खिलाफ जाके यहाँ पे ऐसी इनकी गाड़ी में सब कुछ हुआ है, पुलिस की गाड़ियों में हुआ है, वहां के एसएचओ की गाड़ियों में हुआ है। ये जो कुछ हुआ है उसके बावजूद भी निशारा के लोगों ने जीत दिलाई है वहां पे। मैं अपने लोगों का आभारी हूँ, मैं अपने माँ बाप का आभारी हूँ, मैं उस माता रानी का आभारी हूँ, मैं उस वाहिगुरु का आभारी हूँ, उस अल्लाह का आभारी हूँ जिन्होंने मुझे जिताया। बहुत बड़ी कामयाबी है, ये अवाम की जीत है, अवाम की जीत है और हमारे लीडर की जीत है। उधर सुचेतगढ़ से बीजेपी के कामयाब उम्मीदवार प्रोफेसर भगत ने कांग्रेस के सीनियर रहनुमा भूषण डोगरा को शिकस्त दी। उन्होंने कहा कि सरहद पर गोलाबारी के खात्मे से लोग खुश हैं। माना जा रहा है कि एससी और रिफ्यूजी वोट बीजेपी के हक में गए। किस तरह का मुकाबला आपने देखा सुचेतगढ़ सीट पर सर? सबसे पहले मैं सुचेतगढ़ जो विधानसभा है वहाँ की अपने सभी भाई बहनों को, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने जितने भी समर्थक हैं उनका मैं कोटि कोटि नमन करता हूं और उनका आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने मैं समझता हूं कि एकजुट होकर एक मन बनाकर जो भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है, भारतीय जनता पार्टी को जो प्रचंड बहुमत से जो विजय दिलाई है, उनके लिए मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं समझता हूं कि आप देख रहे हैं लोगों में कितना जोश और जज्बे के साथ इस बार जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी को हर कॉन्स्टिट्यूंसी में पूरे दमखम से
वोट डाले हैं और इसलिए आप देख रहे हैं कि 29 जो हमारी विधानसभा है उनको हमने जीता है। ये एक बहुत बड़ी जीत है और ये भारतीय जनता पार्टी की जीत है। सर अगर देखा जाए तो अब बीजेपी किस तरह का जो है रोल प्ले करने वाली है? रोल बीजेपी तो पहले से ही रोल प्ले कर रही है जम्मू कश्मीर में। एक जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री की सोच है कि नया जम्मू कश्मीर बनाना है, तो उस नए जम्मू कश्मीर बनाने के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री ने और हमारी सरकार ने जो एक ऐतिहासिक फैसले लिए वो सबकी नज़रों में, और उन्हीं फैसलों से प्रभावित होकर ही आज जनता ने माननीय प्रधानमंत्री का साथ दिया है और उनकी सोच को साथ दिया है। और उनकी जो सोच है कि जम्मू कश्मीर को हम एक डेवलप स्टेट, एक विकसित स्टेट बनाना चाहते हैं, और उसी सोच को लेके वो काम कर रहे हैं। और हम सभी माननीय प्रधानमंत्री के साथ हैं और पूरी जनता उनके साथ है, और ये पूरा सबूत जो है इस इलेक्शन में लोगों ने दिया। उधर बिश्ना असेंबली से जीतने वाले बीजेपी मेंबर डॉक्टर राजू भगत ने अरनिया गांव का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने इन लोगों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने इन्हें भारी तादाद में वोट दिया और इन्हें भारी वोटों से जीता। लोगों ने फूलों से इनका इस्तकबाल किया। जिस तरह से उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है, इस बार उन्होंने 70 साल का रिकॉर्ड जो तोड़ दिया भारतीय जनता पार्टी को, इस बार विजय दिलाई है। इसके लिए मैं खासतौर विशाल कांसी हर एक अवसर का गिनती करेंगे, शुक्रगुजार हूँ। और सबसे पहली बात यह है कि इस बार सबसे ज़्यादा वोट जो है हमें विशाल कॉन्स्टिट्यूंसी को हमें देकर विजय बनाया है। छम से आजाद उम्मीदवार सतीश शर्मा उन 4 आजाद उम्मीदवारों में शामिल हैं जिन्होंने एनसी लेजिस्लेचर मीटिंग में हिस्सा लिया। शर्मा ने कहा कि उन्होंने उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाली हुकूमत की हिमायत करने का फैसला किया है। शर्मा ने कहा कि कांग्रेस क़यादत ने उनसे राब्ता किया है और वो कारकुनों से मशवरा करने के बाद ही फैसला करेंगे। शर्मा ने कहा कि उन्हें नई हुकूमत में कोई वजारत मिलने का कोई अंदाज़ा नहीं है। एक्चुअली हम तो एक कर्टसी कॉल करने, इट वॉज अ कर्टसी कॉल, मुबारकबाद देने आए थे उमर साहब को, फारूक साहब को। इतना बेहतरीन उन्होंने इस चुनाव में परफॉर्म करा। और हम 4 लोगों का जो एक ग्रुप था, तो हमने सोचा कि जो पार्टियां सेकुलर जमात हैं, जो पार्टियां डेवलपमेंट ओरिएंटेड है और जो पार्टियां आगे भी इक़्तिदार में रहते हुए जिन्होंने अच्छे काम किए हुए हैं, क्यों ना उनके साथ खड़ा होया जाए। तो उसी कड़ी में हम उनके साथ मिले और हम लोगों ने इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट और इन द इंटरेस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी छम जो मेरी है, कुछ आप कह सकते हो इश्यूज़ को लेकर हमने अपना मन रखा। सबसे पहले जो महाराज हरि सिंह जी की स्टेट थी, हमारी स्टेटहुड रिस्टोर हो, उसके ऊपर जो उमर साहब ने बताया, तो हमने 1 मिनट नहीं लगाया कि वो लड़ाई हम सब की है, जम्मू कश्मीर की हमारी पहचान है। तो स्टेटहुड को लेकर हम शुरू हुए, तो तमाम मुद्दे जो हम आने वाले समय में जो हमारे इलेक्शन चुनाव मंशूर जिसे कह सकते हैं, ज़ाती तौर पर इंडिपेंडेंट का जो रहता है, तो हमने ये चाहा कि ये चीज़ हो तो एक खूबसूरत जम्मू कश्मीर बन सकता है, एक खूबसूरत जम्मू बन सकता है और एक खूबसूरत अखनूर और छम बन सकता है। तो उन्हीं मुद्दों को लेकर हमने बात की और उन्होंने श्योर किया कि हमारी सरकार जो बनने जा रही है, इन मुद्दों पे वो इसका निवारण करेगी, उसको जल्दी से जल्दी एड्रेस करेगी। और यही हम चाहते हैं, इंडिपेंडेंट आदमी को और क्या चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के 9 मुंतखब अरकान असेंबली का कहना है कि जम्मू कश्मीर में जल्द ही उमर अब्दुल्ला की सरबराही में नई हुकूमत वजूद में आएगी। श्रीनगर में पार्टी की मीटिंग के बाद इन अरकान ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। हमारी स्ट्रेंथ बढ़ गई है, हमारी स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट कोई 47 के करीब हो गई है नेशनल कॉन्फ्रेंस की। होपफुली थोड़ा और भी बढ़ सकती है और उम्मीद करते हैं 3 दिन में सरकार बनेगी। कितने लोगों ने आज इंडिपेंडेंट 4 लोगों ने ज्वाइन किया और उनके नाम जम्मू से ही है और एक सतीश शर्मा जम्मू से ये 4 और 4 ने ज्वाइन किया, एक और करें शाम तक इंशाल्लाह। और फिर हमारे एलआई भी है कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। होपफुली एक स्टेबल स्ट्रांग सरकार देने जा रहे हैं हम। मीटिंग में जो है लेजिस्लेटिव पार्टी का लीडर इलेक्ट किया गया, उमर साहब को यूनानिमसली लीडर इलेक्ट किया गया नेशनल कॉन्फ्रेंस की लेजिस्लेटिव पार्टी का। और उम्मीद है कि वो अलायंस पार्टनर्स के साथ शाम को बात करके तो इंशाल्लाह वो चीफ मिनिस्टर होंगे अगले जम्मू कश्मीर के। कब तक वो सेरेमनी होगी? अभी 2-3 दिन में। कांग्रेस से बात कब होगी?
कांग्रेस से भी बात होगी, अलायंस पार्टनर कांग्रेस भी, उनसे भी बात होगी। सुना है कि कुछ इंडिपेंडेंट भी आ जाए थे। जी बिल्कुल आए। कितने लोगों ने ज्वाइन किया? वो आपको नंबर हम दे देंगे पूरा, जब वो मौका आएगा। उनके आने से कितना मजबूती पार्टी को? नेचुरली जितना ज्यादा मजबूत आदमी समझ सकता है इनके लीडरों से, वो तो होता ही। उमर साहब ने खुद इंटरेक्शन किया मीडिया के साथ। उनने कहा कि लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग हुई और मुझे लीडर चुना गया, वो तो सही है, इत्तेफाक राय से उनको लीडर चुना गया। और उन्होंने कहा कि मुझे एक दिन मैं इंतजार कर रहा हूँ और मैं दावा कर रहा हूँ गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए। उन्होंने कहा कि अभी कांग्रेस के साथ भी बात हो रही है और 4 इंडिपेंडेंट जो थे वो उन्होंने भी सपोर्ट किया, उन्होंने भी ज्वाइन किया। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन किया या सपोर्ट? उन्होंने सपोर्ट किया हमारा, वो एक ही बात है, सपोर्ट किया नेशनल कॉन्फ्रेंस को, उमर साहब को। और दूसरा जो कांग्रेस की भी लेटर आएगी, मीटिंग है उनके साथ, जो अभी कब है? अभी आज ही उमर साहब बोल रहे थे ना, आज ही है। उसके बाद उनकी चिट्ठी भी आई। देन वी विल गो टू द गवर्नर साहब, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जाएंगे तो दावा करेंगे गवर्नमेंट फॉर्मेशन। कब तक ये जाएंगे आप? मेरे ख्याल में आज दिन के लिए, कल मेरे ख्याल में जाएंगे, शाम को जाएंगे, ऐसे ही है। अच्छा, ये जो गवर्नमेंट फॉर्मेशन है कब तक होनी है? मेरे ख्याल में 1-2 दिन में हो जाएगी। हाँ, फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट 2 दिन में हो जाएगी, क्योंकि कांग्रेस के साथ शायद कोई बात चल रही है ना, उसी वजह से थोड़ा डिले हो रहा है, जो मुझे समझ आ रही है। जम्मू से आपने सुरनकोट से चुनाव जीता, बड़ा टफ मुकाबला था। क्या लगता है कितना बड़ा मुकाबला था आपको? बहुत बड़ा मुकाबला था। मेरे मुकाबले में 2 नेशनल पार्टियां थी, बीजेपी और कांग्रेस, और पूरी हाईकमान जो कांग्रेस की है, राहुल गांधी से लेकर सभी लोग आए। वहाँ पायलट साहब आए, वहाँ प्रतापगढ़ी साहब आए, होम मिनिस्टर साहब आए, लेकिन मेरे रब ने मेरी मदद की और मेरे वोटरों ने और सपोर्टरों ने वो जोश बताया कि अब उनको भी पता लग गया कि क्या हुआ तो क्या नहीं हुआ। लेकिन मैं लोगों का बहुत मशकूर हूँ और मेरे रब ने हमारी मदद की। चलिए कुछ और खबरों की तरफ बढ़ेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक बड़े मुमकिना हादसे को टालते हुए एक आईडी का बर वक्त पता लगाकर उसे तबाह कर दिया। हंदवाड़ा बारामूला हाईवे पर ठोकरपुरा के मकाम पर कुछ मुश्तबा चीज बरामद होने के बाद शाहराह पर ट्रैफिक को रोक दिया गया। बाद में बम डिस्पोजल स्क्वाड मौके पर पहुंच गया और आईडी को तबाह किया गया। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने आईडी को नाकारा बना दिया और इसके बाद शाहराह पर ट्रैफिक को बहाल किया गया। उधर आरएसपुरा के इलाके कोटली मियां फतेह में एक तेज रफ्तार कार को हादसा पेश आया। इस हादसे में ड्राइवर शदीद जख्मी हो गया। हादसे के बाद लोग मौके पर पहुंच गए और कार के ड्राइवर को गाड़ी से निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। मरकजी हुकूमत की जानिब से पुलवामा में तिब्बी शोबे को बेहतर बनाने के लिए अपनी नौयत का पहला 50 बिस्तरों वाला क्रिटिकल केयर अस्पताल की तामीर शुरू कर दी है। इस अस्पताल का रवां साल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ऑनलाइन संग बुनियाद रखा था। तकरीबन 23 करोड़ रुपए की लागत से तामीर होने वाले इस क्रिटिकल केयर ब्लॉक में जदीद तिब्बी सहूलियात होंगी। प्रोजेक्ट एमरजेंसी कोविड रिस्पॉन्स सेकंड के तहत मरकजी हुकूमत की हेल्थ सर्विसेज कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन की एजेंसी इस पर काम कर रही है। लोगों ने इस इक़दाम पर वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। पुलवामा अस्पताल इंतजामिया का मानना है कि इसके बनने से काफ़ी फ़ायदा हासिल होगा। हम प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और नरेंद्र मोदी जी का बहुत शुक्रगुजार है, जिन्होंने पुलवामा की ज़रूरत समझ के यहाँ पे क्रिटिकल केयर ब्लॉक का ये जो इनाग्रेट किया, जिसका काम अभी हम देख रहे हैं चल रहा है। ये पुलवामा के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ताकि अगर हम पुलवामा की बात करें, इसमें 3 डिस्ट्रिक्ट्स का बर्डन है, 3 डिस्ट्रिक्ट्स के पेशेंट यहाँ पे आते हैं। हमने देखा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ होती थी और इस प्रोजेक्ट से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और बहुत ज़्यादा जानें बच सकती। ये 50 बेडेड क्रिटिकल केयर ब्लॉक है, जिसमें 50 बेडों की कैपेसिटी है और इसमें हर स्पेशलिटी के क्रिटिकल पेशेंट्स के लिए आपकी इमरजेंसी सर्विसेज अवेलेबल रहेगी, प्रॉम्प्ट सर्विसेज, जिसमें हमारी मैटरनिटी सर्विसेज, पीडियाट्रिक सर्विसेज, सर्जिकल सर्विसेज, मेडिसिन सर्विसेज और ऑर्थोपेडिक सर्विसेज रहेंगे। यानी हर तरह की क्रिटिकल जो इमरजेंसीज हैं हर स्पेशलिटी में, उनको यहाँ पे। फौज में आने वाली भर्ती के पेश नज़र राष्ट्रीय राइफल्स ने भदरवा में एक प्री भर्ती प्रोग्राम का इनेकाद किया। उम्मीदवारों को जिस्मानी और तहरीरी इम्तिहान पास करने के लिए अहम नुकात के बारे में आगाह किया गया। सुरना भदरवा के आर्मी कैंप में सेशन की रजिस्ट्रेशन सुबह से ही शुरू हुई और शाम तक जारी रही। उम्मीदवारों को फिजिकल और ग्राउंड टेस्ट के बारे में बुनियादी मालूमात फराहम की गई। सर मुझे काफ़ी शौक़ था आर्मी में जाने के लिए।
सर मैंने 2018-19 में सर अपनी पहली भर्ती थी सुजुमा में सर, उसमें मैं क्वालिफाई नहीं हो पाया। थोड़ा पता भी नहीं था, थोड़ी जानकारी भी नहीं थी। अब थोड़ा सा है कि इस बार उम्मीद है कि हम कर सकते हैं। और सर मुझे पहले बचपन से ही शौक़ था कि सर अपने देश की सेवा करने के लिए, मैं देश की सेवा करने के लिए इंडिया आर्मी में ज्वाइन होना चाहता हूँ। तो सबको आना चाहिए, मैं यही बता रहा हूँ। अभी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो रही थी सबकी, वो हमारी भी हो गई। इंडियन आर्मी जिंदाबाद। इंडियन आर्मी में मैं बचपन से जब अपने घर वालों से सुनता था कि इंडियन आर्मी में जाना चाहिए, तब से मुझे एक जोश है कि मैं इंडियन आर्मी, मैंने आज से पहले 10 भर्तियाँ कंप्लीट की हैं, मगर मैं हो नहीं पाया किसी वजह से। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इंडियन आर्मी में जाऊँ, जब तक हूँ तो इंडियन आर्मी में जाना चाहता हूँ सर। और यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। हरियाणा में बीजेपी ने की सरकार बनाने की तैयारी। 3 निर्दलीय विधायकों ने बीजेपी का किया समर्थन। देवेंद्र कादियान और राजेश चून और सावित्री जिंदल ने की बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल भड़ोली से मुलाकात। हरियाणा में नई सरकार के गठन की तैयारी। दिल्ली में पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा से मिले हरियाणा के कार्यवाहक सीएम नायब सिंह सैनी। मुलाकात के बाद बोले सभी आला कमान से की शिष्टाचार भेंट। चुनाव आयोग से मिलने के बाद भूपेंद्र हुड्डा का बयान, कहा सभी के लिए चौंकाने वाले नतीजे रहे, सभी एजेंसियां कह रही थी कांग्रेस जीतेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान, कहा बधाई के लिए प्रधान इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हब्बा खातून सेंटर बराए कश्मीरी ज़बान व अदब के ज़ेर एहतमाम 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई। इसका मौजू कश्मीरी ज़बान पर टेक्नोलॉजी का असर था। इस्लामिक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर शकील अहमद रोमशू प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर शरीक हुए। प्रोफेसर शफी शौक, मारूफ सकाफती मौर्रिख और शायर ज़रीफ़ अहमद ज़रीफ़ और दीगर ओहदेदारान ने शिरकत की। कश्मीरी लैंग्वेज जो है हमारी कल्चर, हमारे आइडेंटिटी, हमारे स्पिरिचुअलिटी, हमारी हिस्ट्री, ट्रेडिशन को रिफ्लेक्ट कर रही है। तो ये लैंग्वेज तो प्रमोट करना तो हर एक इंस्टीट्यूट, हर एक फ़र्द का काम होना चाहिए, एक मिशन होना चाहिए, एक ड्यूटी होनी, सॉर्ट ऑफ अ नेशनल ड्यूटी होनी चाहिए। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए IUST ने ये 2 डे सेमिनार ऑर्गेनाइज़ किया कि यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन प्रमोटिंग कश्मीरी लैंग्वेज एंड लिटरेचर। पोलो ग्राउंड श्रीनगर में 2nd एडिशन रेस अक्रॉस इंडिया की रवानगी की तकरीब मुनक्किद हुई। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू मौजूद रहे। इस रेस में केनिया और पोलैंड के शुरका के अलावा मुल्क भर से शुरका ने शिरकत की। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि यह दूसरा एडिशन था और मुल्क भर के शुरका के अलावा कुछ बैनुल-अक़वामी शुरका ने भी शिरकत की। इसका मकसद जम्मू कश्मीर में इस किस्म के इवेंट्स को जारी रखना है। वो तवक्को कर रहे हैं कि अगले सीजन में मजीद शुरका शामिल होंगे। हम इस इवेंट में इंडियन ऑयल स्पॉन्सर्ड रेस अक्रॉस इंडिया में टीम ऑफ 4 के रूप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे 3 राइडर्स हैं, मिस्टर नितिन वराट पांडे, मिस्टर विपिन नायक एंड मिस्टर गोविंदा भास्कर।
तो वी आर प्लानिंग टू फिनिश वेल विद इन टाइम। 8 दिन का हमको समय दिया गया है, हम कोशिश करेंगे कि उसके पहले खत्म हो जाए, बट 8 दिन में पूरी कोशिश करेंगे। जो रेस है ये इंडियन ऑयल ने स्पॉन्सर की है और भी यहाँ के पोलैंड के लोग हैं जिनने ये स्पॉन्सर किया है, और मैं इसलिए इसको लेके बहुत खुश हूँ क्योंकि ये अच्छा इनिशिएटिव है साइकिलिंग के लिए। इस रेस का पर्पस ये है कि एक ऑयल कंजर्वेशन, बिकॉज ये साइकिल से लोग ट्रैवल करेंगे पूरा डिस्टेंस, तो एक मैसेज है कि आप ऑयल कंजर्वेशन जहाँ कर सकते हैं करिए, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ ऑयल आप इस्तेमाल करिए। लेकिन अभी हमारी आदत में शुमार हो गया कि छोटे छोटे डिस्टेंस के लिए भी हम अपनी गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, तो जहाँ संभव हो वॉक करिए, जहाँ संभव हो साइकिल से जाइए। एक ये मैसेज है, इससे आपका हेल्थ भी ठीक रहेगा। ज़राई यूनिवर्सिटी शालीमार की जानिब से पतलबाग, पामपोर और दीगर इलाकों में सरसों की पैदावार में इजाफा करने के लिए ज़राई यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर नज़ीर अहमद गनाई ने किसानों में नए किस्म के सरसों के बीज तकसीम किए। पूरे जम्मू कश्मीर में सरसों की खेती को बढ़ावा देना है, क्योंकि हमें जो इंपोर्ट है काफ़ी ज़्यादा करना पड़ता है, तो इसके लिए अपने ज़मींदार भाइयों को अच्छे किस्म की जो बीज की ज़रूरत है, उसको खाद की भी ज़रूरत है और उनको दवाइयों की भी ज़रूरत है। तो आज हमारी यूनिवर्सिटी ने यहाँ पे एक ललहार गांव है और पतलीबाग गांव में तो करीब 2000 कनाल पे जो इनको सीड की ज़रूरत है वो हम आज यहाँ पे पूरा कर रहे हैं। करीब 300 ज़मींदार हैं यहाँ पे आए थे जिनमें हमने ये डिस्ट्रीब्यूट किया है, और साथ में हमने उनको ये समझाया है कि इसकी अहमियत क्या है और इसको किस तरह से हमने इसकी खेती करनी है। पूरे पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में हमने करीब 5000 कनाल पे इस बार सरसों की खेती करवानी है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रोग्राम है जिसमें हमारा KVK जो मलंगपुर है उसको पूरा मॉनिटर करेगा। लेह और करगिल में पायदार रोजी रोटी प्रोग्राम के लिए प्रोजेक्ट लॉन्च इवेंट लेह में एक्सिस बैंक फाउंडेशन के ताउन से ह्यूमथन सोसाइटी और लेह न्यूट्रिशन प्रोजेक्ट के जरिए लागू किया गया। DC लेह संतोष सुखदवे और मेहमान खुसूसी थे। इस मंसूबे का मकसद फार्म पर मबनी और गैर फार्म पर मबनी सरगर्मियों के इम्तिजाज के जरिए आमदनी में इजाफा करके देही बरादरियों की मदद करना था। लद्दाख में 5 साल पहल से 3 क्लस्टरों में 7500 कबायली ख़ानदानों को बराह रास्त फ़ायदा पहुँचेगा। एक्सिस बैंक फाउंडेशन की जानिब से एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया जा रहा है जिसका नाम है सस्टेनेबल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट ह्यूमथन सोसाइटी और LNP के पार्टनरशिप कोलैबोरेशन में लद्दाख में इम्प्लीमेंट किया जाएगा, और ये लेह और करगिल डिस्ट्रिक्ट दोनों में मिला के कुछ 60 गाँव और कुछ 7000 पॉपुलेशन को कवर करेगा। तो ये प्रोग्राम 5 साल के लिए चलेगा, क्योंकि ये मार्च 2024 से लेकर अप्रैल 2029 तक इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी ने बाबा प्यामुद्दीन ऋषि दरगाह पर हाजिरी दी। अंद्राबी ने दरगाह का दौरा करके मुख्तलिफ तामीराती कामों का इफ्तिताह किया। अंद्राबी ने कहा कि गुज़िश्ता 1 बरस से यहाँ तामीराती काम चल रहे थे ताकि ज़ायरीन को बेहतर से बेहतर सहूलियात फराहम की जा सके। यहाँ पे हमारा पिछले 1 साल से काम चल रहा है, और आप जानते हैं कि दरगाहों में और इन श्राइन्स में वक्फ बोर्ड का काम ही है कि इनको खूबसूरत बनाएं। यहाँ पे लोग आते हैं ज़ायरीन, उनको बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता था। यहाँ पर जो भी आप बिल्डिंग देखते हैं हर एक की रेनोवेशन हो गई है, हर एक जगह पे हमने लंगर खाना नए सिरे से बनाया है और डाइनिंग हॉल्स बनाए हैं जिनकी आज इनॉग्रेशन थी। ये तो पीछे ही थी तो लेकिन वो हम ही ज़रा काम में लग गए, लेकिन अभी ये है कि हमारे सारे गेस्ट हाउसेस हैं वो हमने तैयार करके ज़ायरीनों के लिए वो खुले हैं और ख़ूबसूरत। आप वहाँ भी नज़र मारिए, वो देख लीजिए और बाकियों को दिखाए ताकि वो सर्दियों में भी यहाँ आएँ। ये नहीं है कि बस सर्दियों का मौसम शुरू हो जाएगा वो गुलमर्ग जाएंगे, यहाँ भी वो आए, यहाँ भी हर एक फैसिलिटी हम उनको मैसर करेंगे और ये दरगाह भी यहाँ भी हम 4 चांद लगाएंगे। रही गेस्ट हाउसेस की बात, नए गेस्ट हाउस भी हमने उसका भी हमने टेंडर किया है, उसका भी फाउंडेशन हम रखेंगे इंशाल्लाह। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फ़िलहाल इतना ही। आदाब।